नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग भोपाल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। जो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था, उस वीडियो में मैंने बात किया था सब स्ट्रक्चर पार्ट के बारे में हमारे बिल्डिंग के, लेकिन आज हम कंप्लीटली डिटेल में जानेंगे सुपर स्ट्रक्चर पार्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, और डोर अगर कहीं पे आ रहा है, विंडो अगर कहीं पे आ रही है, वेंटिलेशन अगर कहीं पे आ रहा है, तो किस तरीके से उसका डिडक्शन करना है, और पूरी चीज जो पूरी मेथड है वो मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूं। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो आपके जो सामने सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए और बने रहिए इस वीडियो में आगे तक, ताकि मैं सारी चीजें आपको अच्छे से समझा पाऊं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, बिल्डिंग को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स के बेसिस पे। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा फाउंडेशन वाला पार्ट, सेकंड पार्ट जो आता है वो होता है हमारा सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट, और थर्ड पार्ट जो आता है हमारा वो होता है सुपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट। मतलब कि अगर मैं कहूं कि एनजीएल कोई है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर एनजीएल है, जैसे ये हमारा एनजीएल है, एनजीएल से जितना भी नीचे वाला पार्ट होगा, इस एनजीएल से ये नीचे वाला जितना भी पार्ट होगा ये काय के अंदर आएगा, ये फाउंडेशन पार्ट के अंदर आएगा। और एनजीएल से लेकर के ये जो आपको प्लिंथ लेवल दिख रहा है, एनजीएल से लेकर के ये प्लिंथ लेवल तक का जो भी पार्ट आएगा इसको आप बोलते हो सब स्ट्रक्चर पार्ट। अब इसमें वन लाइन ब्रिक वर्क आता है, फिर ग्राउंड बीम आता है, फिर ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम आता है, उसके बाद डीपीसी आता है, फिर बिटुमेन कोट करते हैं। ये हमने कंप्लीटली पढ़ा था हमारे पुराने वीडियो में, उसकी भी मैं आपको लिंक दे दे रहा हूं। अगर आप लोगों ने सब स्ट्रक्चर पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और उस वीडियो को देख करके आइए। तो यहां पर मैंने बताया आपको कि ये जो होता है सब स्ट्रक्चर पार्ट होता है, ये प्लिंथ लेवल के ऊपर का जो भी पार्ट होगा, प्लिंथ लेवल अगर ये है, इसके ऊपर का जो भी पार्ट होगा वो काय के अंदर आएगा मेरा, वो आएगा सुपर स्ट्रक्चर पार्ट के अंदर। तो आज मैं कंप्लीटली उसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट में सबसे पहला आइटम जो होता है वो होता है हमारा वन लाइन ब्रिक वर्क। अब ये वन लाइन ब्रिक वर्क करना क्यों जरूरी है? देखिए दोस्तों, अब जब हम सुपर स्ट्रक्चर पर पहुंच गए हैं तो वहां पर क्या होगा, 2 तरह की वॉल्स आएंगी। एक वॉल आएगी 200 mm की और एक वॉल आएगी 100 mm की। तो 200 mm की वॉल कहां पर आना है, 100 mm की वॉल कहां पर आना है, इसकी एग्जैक्ट प्लेसिंग होने के लिए स्टार्टर हम प्रोवाइड करते हैं वन लाइन ब्रिक वर्क का, जिससे हमारा जो मेसन है वो ये पहचान पाए कि कहां पर कौन सा ब्रिक वर्क करना है। अगर मैं किसी साइट पर साइट इंजीनियर हूं और वहां पर मैंने करवा दिया एक दिन पहले जाकर के वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर, मैंने बनवा दिया 200 mm का ब्रिक वर्क कहां आ रहा है मेरा 100 mm का ब्रिक वर्क कहां आ रहा है, उसके बेसिस पर फिर अगर मैं अगले 3 दिन भी लीव पर रहूं, अगले 3 दिन में किसी कारण से साइट पर नहीं पहुंच पाया, तो मेसन को मैं फोन करके बोल दूंगा कि साहब जहां पर 200 mm का ब्रिक वर्क हो रहा है वहां पर 200 mm का ब्रिक वर्क बढ़ा दो, जहां पर 100 mm का ब्रिक वर्क हो रहा है वहां पर 100 mm का ब्रिक वर्क बढ़ा दो। इसलिए मेसन और जो हमारे अनस्किल्ड लेबर है वो उस चीज को अच्छे से पहचान पाए, कहां पर 200 का वॉल आ रहा है, कहां पर 100 का वॉल आ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, 100 mm का ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं हमारे सुपर स्ट्रक्चर के लिए। ये हुआ हमारा पहला आइटम कंप्लीट। सुपर स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो आइटम है वो है वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर, जैसा कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है। और इसकी हाइट कितनी रहेगी, जितना एक ईंटे की हाइट रहती है 100 mm, ये मैंने लिख दिया। ये जितने भी डायमेंशंस यहां पर लिखे हुए हैं ये सारे ही डायमेंशंस मिलीमीटर में है, काय में है, mm में है, ये सारे ही डायमेंशंस। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर हो गया हमारा। 200 mm वॉल के लिए मैंने 200 mm का कर दिया, उसकी जो विड्थ रही मेरे ब्रिक वर्क की वो कितनी रही, 200 mm रही। और जहां पर 100 mm का ब्रिक वर्क आ रहा है वहां पर क्या कर दिया मैंने, 100 mm की विड्थ के साथ में क्या कर दिया, ब्रिक वर्क प्रोवाइड कर दिया। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बात करता हूं। अगला जो आइटम है वो है डीपीसी। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि डीपीसी तो हम दे चुके, अब हम फिर से डीपीसी क्यों दे रहे हैं? जिन लोगों ने मेरी सब स्ट्रक्चर पार्ट वाली वीडियो देखी हुई है उन लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैं पहले भी डीपीसी दे चुका हूं और अब फिर से डीपीसी दे रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, 2 चीजें होती हैं। जैसे ये सब स्ट्रक्चर पार्ट है, अब सब स्ट्रक्चर पार्ट में यहां पर ग्राउंड बीम आया था पिछले वीडियो में, याद है आप सभी को? जिन लोगों ने नहीं देखी ये वीडियोस देख के आओ यार, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ पाएंगी, तभी आप चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। यहां पर ग्राउंड बीम था, ग्राउंड बीम के ऊपर हो रहा था ब्रिक वर्क डीपीसी बॉटम तक। फिर मैंने जो डीपीसी दिया था वो डीपीसी दिया था मैंने इसलिए कि जो भी मेरी ब्रिक वर्क पानी को एब्जॉर्ब कर रही है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर ट्रांसफर ना कर दे मेरे सुपर स्ट्रक्चर में। तो अब क्या हुआ, यहां पर जो है यहां तक जो है पानी रुक गया, यहां तक तो पानी नहीं आएगा क्योंकि
क्योंकि हमने डीपीसी भी दे दिया और बिटुमिन कोट भी दे दिया। लेकिन यहां पर ये जो मेरा फ्लोर है, यहां पर मैंने फ्लोरिंग कर दी। अब फ्लोरिंग करने के बाद ये जो मैं ब्रिक वर्क कर रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं कि बाथरूम्स वगैरह में पानी का यूज होता ही है। जो हमारे वाटर क्लोजेट्स होते हैं, जो हमारे वॉशरूम्स होते हैं, वहां पर हम वाटर का यूज करते ही हैं। तो वहां पर परमानेंट पानी फैलता है, रोज परमानेंट पानी फैलता है। तो उसके नीचे तो डीपीसी है लेकिन उसके ऊपर डीपीसी नहीं है। तो उधर क्या होता है, जो पानी फैल रहा है, वो जो हमारी ब्रिक वर्क है, जो हमारी वॉल्स है, वो वॉल्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो होता है क्या, कैपिलरी राइज। क्या होता है, कैपिलरी राइज होता है वहां पर। और कैपिलरी राइज जब हो जाता है तो क्या होता है, हमारा जो पेंट रहता है उसका कलर निकलने लगता है, पुट्टी हमारी दीवार छोड़ने लगती है और नीचे झड़ने लगती है। ये क्या है, ये सब चीजें फेलियर हैं, छोटे छोटे फेलियर हैं जो इंजीनियर की गलती के कारण, जो वहां पर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना होने के कारण चीजें होती हैं। छोटी छोटी चीजें रहती हैं लेकिन आगे चल के वो हमेशा के लिए हमारा सिर दर्द बन जाती है। हमारा जो क्लाइंट होता है वो सिर पकड़ के बैठा रहता है कि कैसा हमारा बिल्डिंग बनवाया हमारे इंजीनियर ने, कि मैंने नीचे डीपीसी दिया लेकिन अभी भी मेरे जो वॉशरूम का पानी है उसके अगल बगल वाली दीवारों से क्या हो रहा है, पपड़ी निकल रही है, पेंट निकल रहा है। तो वो चीज ना हो। ये तो हुई वॉशरूम की बात। और अब जब हमने देखा है हमारे घर पे जो बाई वगैरह आती हैं, वो आकर के क्या करती हैं, पोछा लगाती हैं। रोज पोछा लगता है हमारे घरों में ताकि जो टाइल्स है वो चमकते रहे, जो धूल है वो हट जाए वहां से। तो वो जो पोछा लग रहा है रोज, उस पोछे का भी तो कुछ पानी होगा, उस पोछे का भी तो कुछ पानी होगा। कभी मान लो बाल्टी फैल गई, वहां पर कोई आपका बेडरूम है, वहां पर पोछा लग रहा था और बाल्टी से पानी गिर गया, तो वो जो वॉल पर जो पानी जाके टकराएगा, कुछ ना कुछ पानी बॉल्स हमारी एब्जॉर्ब करेंगी, वो पानी ऊपर ना जाने पाए, वो पानी वहीं रुक के रह जाए, वो पानी ऊपर ना जाने पाए, इसलिए हम क्या देते हैं, यहां पर डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। और ये वन लाइन ब्रिक वर्क देने का एक रीजन ये भी है कि जो हमारी डीपीसी की हाइट है वो 100 mm अप हो जाए, ताकि जो भी फ्लोर पे पानी वगैरह फैल रहा है उस पानी को ऊपर ना जाने दे हमारा डीपीसी। और जो डीपीसी की हाइट रहेगी वो रहेगी दोस्तों 50 mm। 50 mm का हम डीपीसी लेते हैं। अब दोस्तों बात करता हूं मैं अगले आइटम के बारे में। तो अगला जो आइटम है वो है ब्रिक वर्क अप टू सिल बैंड बॉटम। अब ब्रिक वर्क अप टू सिल बैंड बॉटम क्या होता है, और सबसे पहले तो सिल बैंड क्या होता है, सबसे पहले समझने वाली चीज है सिल बैंड क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारी विंडो जहां पर लगती है, जिस लेवल पर मेरी विंडो लगती है उस लेवल को, उसको बोला जाता है सिल लेवल। और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट का एक 100 mm का बैंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस बैंड को हम बोलते हैं सिल बैंड। अब चूंकि सिल बैंड के नीचे तक ब्रिक वर्क हो रहा है, इसलिए उसका क्या नाम रख दिया गया, ब्रिक वर्क अप टू सिल बैंड बॉटम। अब ब्रिक वर्क मेरा कहां से शुरू हुआ, ब्रिक वर्क शुरू हुआ डीपीसी से, और डीपीसी से ब्रिक वर्क आगे बढ़ के कहां चला गया, ब्रिक वर्क पहुंच गया सिल बैंड के। ये मेरा सिल बैंड है। इस सिल बैंड के बॉटम तक क्या पहुंच गया, मेरा पहुंच गया ब्रिक वर्क, इसलिए मैंने उसका नाम दे दिया ब्रिक वर्क अप टू सिल बैंड बॉटम। तो दोस्तों ये जो इसकी हाइट है, अब ये इसकी हाइट 650 mm कैसे आई, सोचने वाली बात ये है। तो बहुत ध्यान से सुनना और नोटबुक अपनी खोल के बैठो और सामने जो अब मैं बता रहा हूं कि ये 650 मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड हाइट होती है, प्लिंथ लेवल से लेकर के सिल बैंड तक की, प्लिंथ लेवल से लेकर के सिल बैंड के टॉप तक की वो हाइट होती है 0.9 मीटर। ये स्टैंडर्ड है दोस्तों, ये ज्यादातर केस में बदलती नहीं है। ये बदलेगी कब, कभी एक्सेप्शन केस आएगा जब आपका क्लाइंट बोलेगा कि मेरे को 1.2 मीटर से और भी ज्यादा लंबी मेरी विंडो चाहिए, तभी सिल बैंड बस बदलती है। बाकी तो हर केस में जो है इसकी जो हाइट रहती है सिल लेवल की, वो रहती है 0.9 मीटर और कह सकते हैं 900 mm। तो इसकी जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, 900 mm। अब इसकी टोटल हाइट जो थी वो कितनी थी, 900 mm। अब 900 mm में से मैंने क्या माइनस कर दिया, वन लाइन ब्रिक वर्क माइनस कर दिया। तो 900 में से माइनस किया मैंने क्या, 100, तो मेरा कितना आ गया 800। अब 800 में से मैंने क्या माइनस किया, मैंने माइनस किया डीपीसी 50 mm। तो 50 mm और माइनस हुआ तो बचा 750। अब 750 में से मेरे को ऊपर बैंड भी तो माइनस करना है, बैंड भी तो माइनस करूंगा क्योंकि ब्रिक वर्क तो मेरे को इतनी जगह में करना है। तो मैं अब उसमें से बैंड भी माइनस कर दूंगा, तो मेरा कितना आंसर आ गया, 650 मेरा आंसर आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, टोटल हाइट कितनी थी 900 mm। अब 900 mm में से मैंने क्या माइनस किया, वन लाइन ब्रिक वर्क माइनस किया 100 mm का, तो कितना बचा 800 बचा। 800 में से फिर मैंने क्या माइनस किया, डीपीसी माइनस किया 50 mm का, तो कितना बचा 750 बचा। 750 में से मैंने सिल बैंड माइनस कर दिया 100 mm का, तो मेरा जो आंसर था वो क्या आ गया, 650 mm मेरा आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से इस ब्रिक वर्क की जो है हाइट निकाली गई है। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर डोर भी आ रहा है, यहाँ पर विंडो भी आ रही है।
तो इन सब चीज़ों का डिडक्शन कब बताएंगे सर हमें, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। मैं जब सारी चीज़ें ये स्टेप्स आपको बता दूंगा उसके बाद में बात करूंगा मैं डिडक्शंस के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में आगे तक के मेरे साथ, ताकि सारी चीज़ें आप भी अच्छे से समझ पाओ, किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेशन आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाओ। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले आइटम की, जो कि ये सिल बैंड। अब ये सिल बैंड क्यों देना जरूरी है, सिल बैंड देना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों सिल बैंड देना इसलिए जरूरी होता है, जैसे हमारी ये विंडो है, ये विंडो लग रही है। अब इस विंडो का लोड कहां पे आ रहा है? मेरे ब्रिकवर्क पे आ रहा है। अगर मैंने सिल बैंड नहीं दिया है तो इस ब्रिकवर्क का लोड कहां पे आ रहा है? मेरे ब्रिकवर्क पे आ रहा है। और कैसे ये एक्ट कर रहा है, ये देखिए यहां पर एक्ट करेगा और ये यहां पर एक्ट करेगा और इन 3 ईंटों के बीच में एक्ट करेगा। जैसे यहां पर मैं काउंट करूं 1 2 3 4, इन 4 ईंटों के ऊपर मेरा काय का लोड आ रहा है? विंडो का लोड आ रहा है। तो इन 4 ईंटों पर विंडो का लोड बहुत ज्यादा हो जाता है और इसलिए ये जो ब्रेक होती है ये क्या करती है, क्रैक्स मार देती हैं। यहाँ पर क्रैक्स आता है और जैसे ही ब्रिकवर्क में क्रैक आता है तो क्या होता है, हमारा पेंट चटक जाता है, पुट्टी चटक जाती है, तो वो जो क्रैक है वो हमको ऊपर दिखने लगता है। तो हम इन 4 ईंटों को इस विंडो का लोड ना दे करके इन सभी ईंटों को हम मिल बांट कर उस विंडो का लोड दें, क्योंकि आप सभी को पता है संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। हमारी एक लकड़ी होती है तो उसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 5 लकड़ी है, वहां पर 10 लकड़ी है, उनको अगर पकड़ के तोड़ेंगे तो नहीं टूटेंगी। तो इस विंडो का लोड हमको इन पूरे ब्रिकवर्क पे ट्रांसफर करना है। और टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो मैं पॉइंट लोड को कन्वर्ट कर रहा हूं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के फॉर्म में। तो बस यहां पर सिंपली हमारा लोड मैकेनिज्म जो हम मैकेनिक्स में पढ़ते थे, उस लोड मैकेनिज्म का यूज करते हुए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे विंडो का जो पॉइंट लोड आ रहा है उसको मैंने काय में कन्वर्ट कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में। इसलिए यहां पर सिल बैंड देना जरूरी है। और 100 mm की हाइट का इसमें कंक्रीट डाला जाता है। कंक्रीट जो रहेगा, अगर 200 mm की वॉल हो रही है, जैसे 200 mm और 100 mm की दो तरह की वॉल है मेरे पास, तो 200 mm की वॉल पर जब भी मैं सिल बैंड बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा 200 mm विड्थ के साथ। 100 mm की मेरी जब भी कोई वॉल आएगी, उस 100 mm की वॉल पर क्या करूंगा, मैं सिल बैंड की जो विड्थ रखूंगा वो कितनी रखूंगा, 100 mm रखूंगा दोस्तों। तो ये हमने पढ़ा सिल बैंड के बारे में। और सिल बैंड को देना क्यों जरूरी है, क्योंकि विंडो जहां भी आ रही है वहां पर क्या होगा, वहां पर किसी भी तरह का क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो उन क्रैक्स से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, विंडो के लिए सिल बैंड प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों एक और चीज आती है सोचने वाली, आप लोग कमेंट्स करके भी बोलेंगे कि सर अगर जहां पर विंडो आ रही है क्या वहीं पर सिल बैंड देना है? तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, हमारा जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, जो हमारा CPWD है, वो ये कहता है कि आपको ब्रिकवर्क जो है, आप जो ब्रिकवर्क उठा रहे हो उस ब्रिकवर्क की हाइट 800 mm से लेकर के 1200 mm तक के बीच में ही होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा एक्सीड कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, कोलैप्स हो सकता है वो। तो ये भी एक रीजन है कि हमको 1200 mm तक के, 800 से 1200 mm तक के क्या करना है, ब्रिकवर्क को किसी ना किसी कारण से उसको पार्टीशन में डिवाइड करना है। इसीलिए हमने 900 mm की हाइट तक हमने क्या किया, ब्रिकवर्क किया और उसके बाद में हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, सिल बैंड प्रोवाइड कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि जहां पर विंडो आ रहा है आपको वहीं पर सिल बैंड देना है। आप पूरी बिल्डिंग में आपको क्या करना है, 900 mm की हाइट तक आप पहुंच गए ब्रिकवर्क के लिए, फिर आपको क्या करना है, सारी बिल्डिंग में सिल बैंड प्रोवाइड करना है, ताकि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसको आप फॉलो कर पाएं और किसी भी तरह के खतरे को मोल ना लें। तो दोस्तों ये तो मैंने निकाला, सारी चीजें आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपको सारी चीजों के कैलकुलेशन करना है, अगर आपको इसकी क्वांटिटी निकालना है, तो क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करोगे आप, सिविल गुरुजी का 3 महीने का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स करोगे। सिविल गुरुजी का 3 महीने का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स करोगे, जहां पर कंप्लीट डिटेल में आपको बताया जाता है एस्टिमेशन के बारे में, बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस आपको पढ़ाया जाएगा, सर्वे और बिल्डिंग मटेरियल आपको पढ़ाया जाएगा, बिलिंग आप पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग आप सीखेंगे, रेज्यूमे मेकिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज आपके कराए जाएंगे। इतनी सारी चीजें एक सिविल इंजीनियर को दी जा रही हैं सिविल गुरुजी के सिर्फ 3 महीने के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। और दोस्तों इतनी सारी चीजें तो दी ही जा रही हैं, साथ में क्या है, फीस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 40% फीस, सही सुना आपने, सिर्फ 40% फीस आपको देना है कोर्स के दौरान, और बाकी की जो 60% फीस है वो सिविल गुरुजी की आपको देना है आपके प्लेसमेंट होने के बाद में। जब आपकी नौकरी लग जाएगी उसके बाद में आपको देना है सिविल गुरुजी की
रिमेनिंग 60% फीस। तो जल्दी से यार रजिस्ट्रेशन करवाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और अपने कैरियर पे अपना मुकाम पाइए और अपने सपनों को कीजिए साकार। अच्छी सैलरी पा करके, अच्छी गाड़ी में घूम करके, अच्छे से अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर प्राउड महसूस करा करके। और दोस्तों हमारे जो सेंटर्स हैं वो भी पूरे इंडिया के अंदर अभी 4 जगह ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूं दिल्ली, उसके बाद में लखनऊ, फिर भोपाल, फिर नागपुर। महाराष्ट्र में भी हमारा सेंटर जो है वो ओपन हो चुका है। और 1 जनवरी से हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो देरी मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन जल्दी से कराइए, क्योंकि यही सारी चीजें आपको वहां पर बहुत डिटेल में सिखाई जाएंगी, कैसे आपको इसका कैलकुलेशन निकालना है। अब मैं बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में आपके एस्टिमेशन के कोर्स के अंदर। उसमें आप सीखेंगे कि टोटल कॉस्ट कितना लगता है डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यार देरी मत करो, बहुत टाइम बर्बाद कर लिया आप लोगों ने घर बैठे बैठे। 6 महीने 8 महीने का हमारा लॉकडाउन हो गया, वहां पर आपने घर पे बैठ के बहुत टाइम बर्बाद कर लिया। अब इंडस्ट्री की डिमांड है यार, अब उनको कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो साइट पर सुबह जाए और शाम को वापस आ जाए। उनको चाहिए ऐसा बंदा जो 1 मैन आर्मी हो, जो उसके अंदर इतनी सारी स्किल्स हो, एक सिंगल पर्सन सारी साइट को मैनेज कर पाए। क्वांटिटी सर्वेयर वो बन जाए, एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर वो बन जाए, बिलिंग वो निकाल ले, सर्वे का कोई काम आ जाए तो वो कर ले। तो अगर आप भी उस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए 1 जनवरी के बैच के लिए। क्योंकि दोस्तों लिमिटेड सीट्स हैं यार, लिमिटेड सीट्स हैं, क्वालिटी से कंप्रोमाइज सिविल गुरुजी नहीं करते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो यार कॉल करो 9111001234 पे, 9111001234 पे। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीटली बात की सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक का जो बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं, उन्हीं वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों तक के पहुंच पाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की कंप्लीटली प्लिंथ लेवल से लेकर के सिल बैंड तक का सुपर स्ट्रक्चर का हमने पूरा पार्ट समझा। अब दोस्तों आगे की जो वीडियो है वो आपको मिलने वाली है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है उसको देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।